हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 इन्वायरमेंट मैगजीन का लेक्चर नंबर ये 6 है। और इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने इन्वायरमेंट का 5 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। और इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हम लोगों ने इससे पहले पॉलिटी इकोनॉमी को ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज के लेक्चर के बाद इन्वायरमेंट सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन या फिर सोशल इश्यूज़ का टॉपिक लेकर आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मीन्स क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट मीन्स जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या फिर जो भी जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उनका इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इनकी वजह से ह्यूमंस को भी डर बैठ जाता है और जो एनिमल होते हैं इनको भी नुकसान होता है। तो इसी को बेसिकली हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। जैसे क्या होता है कि प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। मान सपोज जंगली एलिफेंट हमारे सेटलमेंट एरिया में आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे जो भी घर है या फिर रहने का जो भी जगह उसको नुकसान करती ही है, कर सकती है। जो लिवलीहुड हम लोगों का जीवन यापन करने में समस्याएं आ जाएंगी। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइफ तक को इससे डर रहता है, डेथ का भी खतरा रहता है। तो इसी को हम लोग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखेंगे कि जैसा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो खाने पीने के चक्कर में, जो हम लोग पशुपालन करते हैं उनको खाने पीने के चक्कर में हमारे सेटलमेंट्स में आ जाते हैं। दूसरा है कि वो लोग जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, उनके चक्कर में फिर हमारे आसपास आ जाते हैं खाने के चक्कर में, और उससे हमारे फसल को भी नुकसान होता है। फिर अगला हमारा इनसे रिलेटेड जो इशू है, जैसे हमारे जब भी वो रेजिडेंशियल एरिया में आएंगे तो हमारे जान को भी डर बना रहता है। फिर इसके साथ साथ देखेंगे कि जब जो पक्षी होती हैं, पक्षी भी हमारे घरों के आसपास जो घोंसला बनाती हैं अपना नेस्टिंग के लिए, तो उसकी वजह से भी ये सारे को कवर किया जाता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और इस टर्मिनोलॉजी से दोनों जो साइड्स होते हैं, जैसे पहला ह्यूमन हो गया दूसरा वाइल्ड लाइफ, दोनों को नुकसान हो सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखेंगे रिसेंटली 2022 में एक रिपोर्ट में आया था कि 1510 डेथ रिकॉर्ड किया गया था और ये एनिमल अटैक की वजह से किया गया था। दूसरा है, और इनके साथ साथ देखेंगे ये तो डेथ हुआ था ह्यूमंस का, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ हैं उन पे लगभग 10,000 डेथ उनका हुआ था। मीन्स उनकी इंटरवेंशन की वजह से उनको भी नुकसान होता है। तो इसका क्या क्या कॉज है, क्या क्या इसकी समस्याएं हैं, ये देखते हैं। क्योंकि जंगलों में देखते होंगे कि बहुत सारे स्पीसीज़ रहती हैं, और स्पीसीज़ रहती हैं तो उन जैसे हो गया कि एलिफेंट्स हो गया, तो वो अपने जो भी उनका हैबिटेट है जहाँ पे वो जंगलों में रहती हैं, तो खाने पीने के लिमिटेशंस होने की वजह से वो क्या होता है कि हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे एंटर कर जाते हैं खाने पीने के चक्कर में, तो इसकी वजह से भी नुकसान होता है। दूसरा है कि डे बाय डे देखेंगे डेवलपमेंटल प्रोग्रेस की वजह से उनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे जो जंगली पशु पक्षी होते हैं वो अपना निवास करते हैं, उसी को उनको नेचुरल हैबिटेट बोलते हैं। तो हैबिटेट का लॉस हो रहा है जिसकी वजह से भी वो दूसरे जगह की तलाश करने के चक्कर में वो हमारे सेटलमेंट्स एरिया में आ जाते हैं। क्योंकि देखेंगे कि जो टाइगर्स होते हैं उनमें से 1/3 तो टाइगर रिजर्व जो बना है अपना उसके बाहर रहते हैं। क्योंकि हर तीसरे में से एक टाइगर, आप देखेंगे कि जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है उससे बाहर हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया होता है वहाँ पे रहते हैं। जैसे देखते होंगे कि कभी कभी न्यूज़ में आता होगा कि यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे टाइगर्स देखे गए हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ का स्पीसीज है वो भी बढ़ने की वजह से वो बढ़ गया है या फिर कांस्टेंट है, बट क्या हो रहा है कि उनका जो हैबिटेट वाला प्लेस है वो डे बाय डे घटता जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है, उनका हैबिचुअल लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से वो लोग जगह की तलाश करने के चक्कर में बाहर आते हैं।
और इसके साथ साथ कुछ और समस्याएं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज में ऐसा कोई रीजन हो गया जहाँ पे हीट वेव की वजह से गर्मी बढ़ रही है, तो वहाँ पे रहने वाले जो भी जानवर हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ्स हैं, वो लोग ट्राई करेंगे वहाँ से माइग्रेट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे जगह पे। तो जब भी वो माइग्रेट करेंगे तो बीच में कभी ना कभी ह्यूमन से उनका इंटरवेंशन होगा ही, तो दोनों लोगों को इससे नुकसान होगा। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो भी जंगली जानवर होता है उनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो इसकी वजह से भी वो बाहर के रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं। उसके साथ साथ हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी डे बाई डे घटता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो इसको इससे टैकल करने के लिए क्या हो रहा है कि हम अपना डेवलपमेंट जो है फॉरेस्ट एरिया में या हिली एरिया में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हिली एरिया में रहने वाले जो भी वाइल्ड लाइफ्स हैं वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली देखेंगे कुछ दिनों में इको टूरिज्म जो है, जो ऐसा टूरिज्म जो बेसिकली हम इन्वायरमेंट या नेचुरल प्लेसेस पे जाके करते हैं उसी को इको टूरिज्म बोलते हैं। वहाँ पे लोगों का आना जाना का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। और इसके साथ साथ जो लाइव स्टॉक्स हैं, मीन्स जो पशुपालन है, उनकी ग्रेजिंग के लिए मीन्स खाने पीने के लिए भी वो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये सारे कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो पहला तो है एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें डर दिमाग में हमेशा बना रहता है कि सपोज जंगल के पास जिसका घर होगा या फिर फॉरेस्ट के पास जिसका घर होगा उसके दिमाग में हमेशा डर बना रहता है होगा कि जंगल के जानवर बाहर आ जाएंगे तो उनको मार देंगे या फिर कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसकी वजह से वो क्या होता है कि जैसे जानवर को देखते हैं वैसे उन किसी न किसी हथियार से उसको मार देते हैं। तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है और लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। तो इससे एक तो पहला इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट है कि जब जंगल के जानवर जो हैं हमारे रेजिडेंशियल एरिया में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो रही हैं जो जानवरों को बेसिकली होते हैं, उनसे क्या हो रहा है कि ह्यूमंस में भी फैल जा रहा है। इसी को जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। स्पेशली जैसे देखेंगे कि एग्जांपल के लिए निपा वायरस है, निपा वायरस बेसिकली जानवरों से फैला था। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा है कि जानवरों के प्रति जो होता है एम्पैथी, मीन्स थोड़ा बहुत जो एक अपोजिशन थॉट होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये एक तीसरा रीजन है। फिर उसके साथ साथ देखेंगे कि हम रिटेलिएटरी एक्शन के तौर पे सपोज जानवर यहाँ पे ह्यूमन को हमला किया, ह्यूमन को जब भी हमला किया तो ह्यूमन अपने बचाव के लिए क्या करता है, कोई ऐसा हथियार या अस्त्र रखा रहता है जिससे उसको नुकसान पहुंचा देता है, हर्ट कर देता है, नहीं तो फिर उसे मार डालता है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इस पॉलिसी भी लेकर लाई गई है इसको ह्यूमन और जो एनिमल है इनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। जैसे देखेंगे कि पहला है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो ये है स्टेट के सब्जेक्ट है, सॉरी ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ऐसा किया गया है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसपे या तो सेंटर नहीं तो दूसरा स्टेट, ये दोनों लॉज लेकर आ सकते हैं या रेगुलेशंस लेकर आ सकते हैं, ऐसे को हम कॉन्करेंट लिस्ट में रखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, इसको स्टेट भी बना सकता है और स्टेट के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। फिर दूसरा इसको टैकल करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी है कि हम जो वाइल्ड लाइफ में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, कोरल ब्लीचिंग। हम जब तक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इनकेस हमारे पढ़ाने में आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपको डाउट्स है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे। और इन केस आपको मेरा वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए या फिर आपको किसी टॉपिक को पढ़ने में इशू है तो आप हमको उस टॉपिक को मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे क्या होगा कि हम अगला टॉपिक जो अगला वीडियोज़ रहेगा उस टॉपिक पर लेकर आएंगे, जो जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि एक वीडियो लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय चैनल।
तो बेसिकली कोरल ब्रीच जो होता है आप देखेंगे, अब लक्षद्वीप हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार की जो अपना इंडिया का कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया जो ये है, और यहाँ पे जो श्रीलंका है, तो इस वाला जो बेल्ट है इसी को गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, और इसको यहाँ पे जो है इसी को पल्क बे बोलते हैं, पाक बे बोलते हैं। और अंडमान जो निकोबार है, आइसलैंड, जो यहाँ पे अपना देखेंगे कि ऐसे है, यहाँ पे जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो उसमें कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। कोरल ब्लीचिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमारा सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जो बढ़ जाता है तो हमारा जो समुद्र के किनारे रहने वाले बहुत सारे ऐसे कोरल्स होते हैं, कोरल्स इन द सेंस कि जैसे बैक्टीरिया, एल्गीज होते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आप देखते होंगे टीवीज़ या न्यूज़ में या फिर मैगजीन्स में कि समुद्र के किनारे बहुत सारे कलरफुल जो स्पीसीज़ रहते हैं, उसी को हम कोरल्स बोलते हैं। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उनका जो कलर है वो धीरे धीरे वाइट कलर में कन्वर्ट होने लगता है। इसी को हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो कोरल देख लेते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी और साथ में जो पीसीएस एग्जामिनेशंस हैं, देखेंगे कि आप हमारे इन्वायरमेंट में डे बाई डे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूपीएससी और पीसीएस में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और दूसरा है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारे जियोग्राफी से भी ये करता है, ओवरलैप करता है, तो ओवरलैप करने की वजह से भी इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखेंगे जो कोरल्स होते हैं बेसिकली क्या होता है कि वो की स्टोन स्पीसीज होती हैं। की स्टोन स्पीसीज बेसिकली ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनकी वजह से वो तो खुद सर्वाइव करती ही करती हैं, बट उनकी वजह से अदर जो स्पीसीज होती हैं डिपेंडेंट होती हैं। तो इसकी वजह से इन्हें की स्टोन स्पीसीज बोला जाता है। क्योंकि देखेंगे जो एल्गीज होती हैं, एल्गी हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करती हैं, और साथ साथ में देखेंगे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये की स्टोन स्पीसीज हो गई, क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन देती हैं तो उस ऑक्सीजन के सहारे हम भी जीवित हैं और बहुत सारे जानवर भी जिंदा हैं। तो इसी स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। और इसको डेवलप करने के लिए देखेंगे कि 23 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ देखेंगे इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। और बेसिकली ये इसलिए बोला जाता है, आप जानते होंगे रेन फॉरेस्ट में वहाँ पे ट्रीज़ होती हैं, ट्रीज़ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो डेंसिटी ज़्यादा होती है तो एक तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग है थोड़ा तो बैलेंस होता है। और इसके साथ साथ देखेंगे इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ऑक्सीजन का काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो उनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। और सेम उसी टर्म में इनको जो कोरल ब्लीच होते हैं इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसका हमने ऑलरेडी डिफिनीशन बता दिया है कि जो जल में रहने वाले जूजेंथिलीज होते हैं उनका वाइट टेम्परेचर हो जाना, वाइट कलर हो जाना, डिफरेंट कलर जो होता है उनका डिफरेंट कलर से ट्रांसफॉर्म होकर वाइट हो जाना ही कोरल ब्लीच का कहलाता है। और ये बेसिकली क्या होता है, वो जो सी का जो समुद्र का के सतह का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाने की वजह से ही होता है। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो भी ये टॉपिक्स हमने पढ़ाया है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप शॉर्ट नोट्स बना के रेडी कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये। तो देखेंगे कि जो ब्लीचिंग है, कोरल ब्लीचिंग है, बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पल्क बे है श्रीलंका इंडिया के बॉर्डर के आसपास, वहाँ पे जो कोरल रीफ्स हैं वहाँ पे देखेंगे 2007 में 30% थे, जो कि घटकर 2019 में 18.7% ही रह गए हैं। दूसरा है कि हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है जो इंडिया श्रीलंका बॉर्डर के आसपास है, वहाँ पे देखेंगे कि 2005 में कोरल रीफ जो था 37% था, बट अभी 2021 में देखेंगे कि सिर्फ 27.6
3% रह गया है। तो कोरल ब्लीचिंग के लिए देखेंगे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे वहाँ पे सी का सरफेस टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो जिनकी वजह से वहाँ के जो कलरफुल स्पीसीज होती हैं वो वाइट कलर में हो जा रहे हैं, उसी को कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। उसके साथ साथ जैसे हमारे लैंड पे देखेंगे कि हीट वेव्स आ रहे थे, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था, उसी को हीट वेव बोलते हैं। तो सेम वैसे जो मरीन इकोसिस्टम है वहाँ पे भी देखेंगे कि हीट वेव्स आए थे, तो जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हुआ। तीसरा है कि जो बायोलॉजिकल इन्वेजन हो रहा है, मीन्स डिफरेंट स्पीसीज आ रही हैं, जैसे सीवीड्स हुआ, स्टारफिश हुआ, इनके आ जाने की वजह से कोरल का ब्लीचिंग होता है, क्योंकि ये फीड भी करते हैं और नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए थे। जैसे देखा जाए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें बोला गया था कि हम कैसे इंटीग्रेटेड कोस्टल फिशिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स रहता हो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हीट वेव। तो बेसिकली क्या होता है कि हीट वेव को मॉनिटर जो आईएमडी है अपना, वो मॉनिटर करती है। और हीट वेव को ऐसा डिफाइन किया गया है कि जब भी हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मीन्स देखेंगे रात में टेम्परेचर जो जो अपना रात में टेम्परेचर कुछ और रहता है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रात में होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा दिन में होता है। तो जब मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स 2 दिन वाला जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जब भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पार कर जाता है अपने प्लेन्स में, मीन्स जो समतल जगह है इंडिया का, वहाँ पे यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पार हो जा रहा है तो उसको हम हीट वेव कंसिडर करते हैं। और सेम सपोज हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, और वहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के पार हो जाता है तो उसको हीट वेव बोलते हैं। क्योंकि देखेंगे जो हिली एरिया होता है वहाँ का एवरेज टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, 15 सेंटीग्रेड 12 सेंटीग्रेड ऐसे होता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ से कवर भी रहते हैं। तो वहाँ पे इसलिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा गया है। उसके अलावा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया प्लेन के लिए। इसके साथ देखेंगे कि हमने इसका हीट वेव का कोरल डिफिनेशन बता दिया है, 2 कंडीशन 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हिली एरिया एंड 40 डिग्री फॉर प्लेन एरिया इन इंडिया। और इसके साथ साथ देख लेते हैं कि जो हीट वेव होता है वो डिक्लेयर कौन करता है। बेसिकली इसको डिक्लेयर करता है आईएमडी, जो अपना है इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इसको मैनेज करता है। और कोस्टल एरिया में जब भी हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अधिक होता है तो कोस्टल एरिया में भी हीट वेव बोला जाता है। और इसको बनने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से हीट वेव बनता है। तो पहला कंडीशन है कि जो मॉइस्चर होता है हमारे इन्वायरमेंट में, देखेंगे कि मॉइस्चर भी रहता है। तो जब हमारे इन्वायरमेंट से मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसका कोई भी प्रेजेंस नहीं होता है, ये एक पहला फेवरेबल कंडीशन है फॉर हीट वेव्स। सेकेंड अपना फेवरेबल कंडीशन फॉर हीट वेव इज जो अपना आसमान है वो बिल्कुल क्लाउडलेस रहे, मीन्स कोई भी देखेंगे कि बारिश वाला बादल ना रहे, तो इसी को हम लोग क्लाउडलेस स्काई बोलते हैं। तो ये दूसरा फेवरेबल कंडीशन है फॉर हीट वेव। और जो हवाएं रहें काफ़ी गर्म रहे, मीन्स टेम्परेचर जब भी ज़्यादा गर्म होगा और हमारे एटमॉस्फियर में मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारा जो एयर होगा वो हॉट एंड ड्राई होगा। तो ये 3 बेसिकली इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हीट वेव के फॉर्मेशन के लिए। और इससे क्या क्या नुकसान होता है वो देख लेते हैं। पहला है कि हमारे ह्यूमन हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब भी रिसेंटली आया था हीट वेव तो एक डेटा के अकॉर्डिंग 2000 से 2020 के रेंज में, जो 20 साल के रेंज में देखेंगे कि 10,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ हाई टेम्परेचर होने की वजह से अपना ज़िंदगी खो दिए हैं। और ये जो 10,000 है ये तो रिकॉर्डेड डेथ है, बहुत सारे डेथ ऐसे होते हैं जो अनरिकॉर्डेड जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे हेल्थ पे काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा है कि हमारा इन्वायरमेंट पे भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट हमारा हीट वेव की वजह से गर्म होगा तो हमें अपने को कूल करने के लिए एनर्जी की डिमांड भी ज़्यादा लगेगी। एनर्जी की डिमांड ज़्यादा लगने की वजह से हम एनर्जी को फुलफिल करने के लिए जो कोल का कंजम्पशन, कोल से हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो फिर इन्वायरमेंट में कार्बन का एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ेंगे।
तो ये कुछ इसका इम्पैक्टेड है। और जब भी देखेंगे हीट वेव आता है या गर्म इन्वायरमेंट होता है तो उसमें हमारा ह्यूमन का जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। देखिए लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि जनरली देखा जाता है जब भी हीट वेव आता है तो इन जो एक ऑन एन एवरेज एक लेबर या स्किल्ड वर्कर होता है उनका एफिशिएंसी अराउंड 6% डाउन हो जाता है पूरे दिन का देखा जाए तो। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल भी कुछ इम्पैक्टेड होते हैं। जैसे सपोज हीट वेव आया तो हम ट्राई करते हैं कि जहाँ पे हीट वेव है वहाँ से निकल कर दूसरे किसी कोल्ड प्लेस पे जाएं, तो ये माइग्रेशन का इफेक्ट होता है। और जब भी हीट वेव आता है तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा ये इशू है। तीसरा है कि जो हम पशुपालन करते हैं लाइव स्टॉक के लिए उनका प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है। और बहुत सारे केस में देखेंगे कि जाए जो लाइव स्टॉक हैं पशु हम जिसको पालते हैं उनका डेथ भी हो जाता है नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट की वजह से। और जब भी हमारा क्रॉप का प्रोडक्टिविटी कम होता है तो इसकी वजह से हमारे फूड सिक्योरिटी जो है इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और हमारा फूड सिक्योरिटी में भी दिक्कत आने लगता है। तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, क्योंकि देखेंगे कि आईएमडी ने टाइम टू टाइम बेसिस पे डिफरेंट कलर कोडेड में वार्निंग्स निकालते हैं। जैसे कि पहला है कि एक ग्रीन कलर का वार्निंग निकालते हैं जिसमें बोला जाता है कि ये नॉर्मल डे मीन्स हीट वेव नहीं है। दूसरा है येलो ये येलो वाला अलर्ट निकलते हैं। येलो अलर्ट मीन्स क्या होता है कि हल्का सा थोड़ा बहुत हीट वेव रहेगा। तीसरा है कि ऑरेंज अलर्ट में क्या होता है कि एक मीडियम से एवरेज होता है, एवरेज हीट वेव से ज़्यादा वहाँ पे हीट वेव रहेगा, इसी को ऑरेंज बोलते हैं। और जो रेड अलर्ट होता है ये एक्सट्रीम होता है, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो इस टाइप के हमारे आईएमडी टाइम टू टाइम पे वार्निंग निकालता रहता है। और इसके साथ साथ देखेंगे इसको टैकल करने के लिए, हीट वेव से टैकल करने के लिए बहुत जगह पे डिफरेंट सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी ने क्या है अपना जो वर्किंग आवर है इसको चेंज किया। जैसे हम डे में काम करने के बजाय सुबह सुबह में हम जल्दी काम करने लगते हैं या फिर हम लेट नाइट में काम करते हैं, दोपहर में काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया था। तो इसको टैकल करने के लिए कुछ हमारे पास कंक्लूजन है या फिर जो एनडीएमए है मीन्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में लाया गया था। ये कुछ टाइम टू टाइम बेसिस पे ये गाइडलाइन निकालता रहता है जिसको हम देख लेते हैं कि क्या है। पहला है कि हमें एक नेशनल लेवल पे एक स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए कि हम जब भी हीट वेव आता है उसको कैसे टैकल कर पाए, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू, पहला है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि हमारा जो वेदर का फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको भी काफ़ी टेक्नोलॉजी की हेल्प से और इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कि हमें 2 से 3 वीक पहले ही ये पता चल जाए कि हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हाई होने वाला है या फिर हीट वेव आने वाली है, जिससे हम मेंटली प्रिपेयर हो पाएँ और इनकेस जो लाइव स्टॉक्स हैं क्रॉप हैं जिनसे भी रिलेटेड अलर्ट को लेकर हम उसको टैकल कर सकें। तो ये सारे इनिशिएटिव है। इनकेस आप कुछ भी हमारे पढ़ाने को लेकर डाउट्स लगता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ के आप डाउट को अपने सॉल्व कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ये जो इन्वायरमेंट का है ये लास्ट लेक्चर है। इन केस आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमने एक मेंस 365 करके प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पॉलिटी का हमने कवर कर लिया है, इकोनॉमी भी कवर कर लिया है और आज हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हम अगला टॉपिक अपना सोशल इश्यूज़ या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पर लेकर आने वाले हैं। तो अभी देखेंगे डे बाय डे अर्थक्वेक अपनी इंडिया में बढ़ता जा रहा है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं और उसको कैसे टैकल करना चाहिए, और साथ में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि GS3 में देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट भी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थक्वेक को बेसिकली डिफाइन किया गया है कि अचानक से अपने पृथ्वी के सतह को घूमना या फिर उसमें हलचल होना, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं अर्थक्वेक बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, जो टेक्टोनिक अपना प्लेट होता है इसमें मूवमेंट की वजह से होता है, क्योंकि अपना जानते हैं जो लैंड मासेस हैं, अपना जो लैंड या सी मासेस हैं वो बेसिकली अपना एक टेक्टोनिक प्लेट कॉन्सेप्ट है उस पर टिके हुए हैं, जो कि जियोग्राफी में आप पढ़े होंगे। तो जब टेक्टोनिक प्लेट पे टिके हुए हैं तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता रहता है। तो जब भी मूवमेंट होता है तो दो प्लेटें जब भी आपस में टकराती हैं
तो उन टकराने की वजह से उसमें दोनों के डिपेंडेंट जो भी लैंड मासेस होते हैं उसमें मूवमेंट होता है या फिर वो थोड़ा बहुत छलकते हैं, उसी की वजह से अर्थक्वेक का जनरेशन होता है। इसमें भी देखेंगे प्राइमरी वेव होता है, सेकेंडरी वेव होता है, एपिसेंटर होता है, जो कि आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे। तो इंडिया में देख लेते हैं कि कौन कौन से सिस्मिक जोन है, स्पेशली जो अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे जो असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे ये काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और इसमें अर्थक्वेक में जो ये 5 है, जोन 5, इसमें कुछ एरिया डिक्लेयर किया गया है। और जो हमारा हिमालयन बेल्ट है पूरा, इसको काफ़ी यहाँ पे सिस्मिक एक्टिव जोन या सिस्मिक प्रोन जोन बोला जाता है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो अपना गुजरात वाला बेल्ट है, ये यहाँ पे भी देखेंगे कि यूजुअली अर्थक्वेक आते रहते हैं। और ये बेसिकली हमने बताया टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। और कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि ऑल्केनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मीन्स जब ये मैग्मा निकलता है तो उसकी वजह से भी जो अर्थ का बैलेंसेज होता है थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है, तो जिसकी प्लेट पे इसका इफेक्ट जाता है और इसकी वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट होता है। और इसके साथ साथ कुछ कारण है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी डिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऐसा एक्टिविटीज़ है, ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। क्योंकि देखेंगे कि कभी भी हम कोई मिसाइल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल या कोई बम को टेस्ट करना रहता है, तो हम बड़ा सा एक विस्फोट करते हैं। विस्फोट करने की वजह से भी हमारे प्लेट पे इफेक्ट जाता है, तो वहाँ से भी अर्थक्वेक का जनरेशन के चांसेस हैं। और इंडिया में नियरली 50% जो एरिया है वो अर्थक्वेक से प्रोन एरिया है, जहाँ पे यूजुअली या तो भूकंप आते रहते हैं या हैं, नहीं तो फिर भूकंप आने का डर बना रहता है। जैसा कि रिसेंट में देखेंगे जो काफ़ी बड़ा बड़ा अर्थक्वेक आया था, जैसे मोरक्को में आया था एटलस माउंटेन पे, दूसरा ताइवान में यूजुअली आते रहता है। क्यों? फिर उसके साथ साथ लास्ट ईयर अफगानिस्तान में आया था, जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था। टर्की में आया था, टर्की में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं ये देख लेते हैं। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, कि मीन्स हम 1 से 2 सेकंड पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यही हमारा प्रेडिक्शन इन केस हम 1 हफ्ता पहले, फिर 4 घंटा 10 घंटा पहले पता चल जाए, तो हम क्या होता है कि आप एक्टिव हो सकते हैं, या फिर अपने जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, मीन्स अर्थक्वेक लेवल का जो स्टैंडर्ड्स होता है उस लेवल का नहीं, तो वहाँ से मूव करके दूसरे प्लेसेस पे जा सकते हैं। तो एक तो हमारा ये डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट करने में अर्थक्वेक। दूसरा है कि जो अर्थक्वेक से रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स ऐसा इंफ्रा जहाँ पे अर्थक्वेक का कोई असर ना हो, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ काफ़ी कम है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो 2 प्लेट हैं, स्पेशली यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इनमें काफ़ी मूवमेंट होता रहता है, एक दूसरे की तरफ ये लोग मूव करते रहते हैं। तो जब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो टकराने की वजह से शेक होता है अर्थ में। तो अर्थ जब भी शेक होता है तो उसके वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है, और जो सेकेंडरी वेव होता है अर्थक्वेक जनरेट, जब भी अर्थक्वेक आता है तो एक पी वेव आता है, एक एस वेव आता है। तो पी वेव से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव होता है इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, कभी हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे अच्छे से। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो हमारा हिमालय बेल्ट है, हिमालयन रीजन, वहाँ पे एक सिस्मिक गैप है। सिस्मिक गैप मीन्स प्लेट में के बीच में गैप होने की वजह से वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा असर होता है। तो इसको टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो देखेंगे कि जो जीएसआई है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अर्थक्वेक रिस्क असेसमेंट का एक इनिशिएटिव लाया है, मैपिंग और इनिशिएटिव लाया है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा और अलर्ट हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस लाए गए हैं, जिसके हम देखते हुए थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं और उससे बचाव कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास क्या है कि एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पहले हमें अर्थक्वेक जब भी आएगा उसके पहले हमें पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा एक एप्लीकेशन है इंडिया क्विक, जिसके हेल्प से हम अर्थक्वेक को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसका, जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट
टू नॉट डू, और इसी को हम लोग बेसिकली जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उसी के थ्रू हम लोग रखे हैं। जैसा कि देखेंगे कि हमें एक तो इंफ्रा पे ध्यान देना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी अच्छा रहे, और हमें जब भी आए तो हमें अपने घरों से बाहर मूव करनी चाहिए। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे। फिर लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? बेसिकली जो ग्रेविटेशन होता है, जो ग्रेविटेशन होता है यहाँ पे, जो भी सपोज इस एरिया में सबसे ज़्यादा लैंड मासेस हो रहे हैं और ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो भी लैंड मासेस हैं उन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ग्रेविटेशन अपने लैंड मासेस को नीचे की तरफ खींचता है, अपनी ओर खींचता है। तो उसकी वजह से जब लैंड मास नीचे की तरफ आ जाते हैं या गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को लैंड स्लाइड बोलते हैं। ये डिफिनीशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और देखेंगे कि हमारे इंडिया में 3.17% जो जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे जो लैंडस्लाइड की एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं। और स्पेशली जो हिमालय रीजन हो गया, यहाँ पे हिमालय रीजन में क्या होता है, एक तो स्लोप सबसे बड़ा इशू है। वहाँ पे रिवर में जो जो नदियाँ होती है उसमें प्रवाह बहुत तेज़ होता है, तो जिसकी वजह से इरोजन बहुत फास्ट होता है। और इसके साथ साथ वेस्टर्न जो घाट है वहाँ पे बसाल्ट रॉक है, पानी उसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन पानी जब भी बारिश हो जाती है तो इसकी वजह से भी वहाँ नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसके साथ साथ देखेंगे कि रिसेंट में अभी हम जोशीमठ, जो उत्तराखंड में अपना टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पे भी तीर्थ वाला प्लेस है, वहाँ पे भी आया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। और ये जोन 5 में आता है, जो कि काफ़ी हाईली रिस्की बोला जाता है लैंडस्लाइड के लिए। तो इंडिया ने एक इसरो से कोलैब करके लैंडस्लाइड एटलस प्रेस किया है, जिसमें हम बता सकते, उन्होंने बताया कि कौन कौन सा एरिया लैंडस्लाइड एक्टिव है। तो एनडीएमए की क्या क्या गाइडलाइन है, जैसे कि जो लैंडस्लाइड एक्टिव एरिया है वहाँ पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, और इन केस उसका स्लोप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो वहाँ पे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं करना है। और जब भी हमारा कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वहाँ पे हमें लोड बियरिंग टेस्ट भी करना रहेगा। और जब इसके साथ साथ देखेंगे कि हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना होगा, जिससे कि उससे हम टैकल कर पाएँ। हमारा अगला टॉपिक है गेमिंग जोन को लेकर, क्योंकि गुजरात में देखेंगे फायर क्रैकर की एक कम जो फायर क्रैकर, इसमें गुजरात में गेमिंग जोन में आग लग गई थी। फिर मध्य प्रदेश में एक फायर क्रैकर जो पटाखे की कंपनी थी वहाँ पे आग लग गई। तो यहाँ पे देखेंगे 2022 में 7,500 लोगों का डेथ हो गया था। तो फायर सेफ्टी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको कैसे टैकल करना है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो 12th शेड्यूल है अपना म्यूनसिपालिटीज़ वाला, वहाँ पे भी इसको ऐड किया गया है फायर सेफ्टी को लेकर। और इसको टैकल करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड है, जो रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है। ये रिकमेंड करता है कि क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, क्यों अपने इंडिया में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखेंगे कोई यूनिफॉर्म ऐसा लॉ नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और इसके साथ साथ दूसरा है कि जो फायर एंड सेफ्टी के ऑडिट होते हैं उसको मैंडेटरी या बाइंडिंग नहीं किया गया, और रिकमेंडेटरी है, मीन्स रिकमेंड करेगा आपको, आपके ऊपर है आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारे यहाँ फायर को लेकर डे बाई डे कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट में देखेंगे जो कालू सराय है दिल्ली में, मुखर्जी नगर के आसपास, वहाँ पे देखेंगे एक कोचिंग में आग लग गई थी। उसमें रीज़न आया था कि वहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा पतली थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में लोग निकल नहीं पाए। फिर इमरजेंसी जो डोर होता है ये भी नहीं था, तो इसकी वजह से वहाँ पे नुकसान हुआ। और साथ साथ हमें एनडीएमए ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जैसे फायर एक्ट को लाया था, मीन्स एक मैंडेटरी क्लियरेंस होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट डोर होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो फायर की सर्विसेज हैं और हमें इम्प्रूव करना चाहिए, और उसको ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि कुछ भी एक्टिविटीज़ हो तो वहाँ पे पता चल सके। और हर स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका एक प्रोफेशनल हेड होना चाहिए कि इनकेस कुछ भी इंसिडेंट होते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है और क्या नहीं करना है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकें। तो अभी के लिए हमने ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है। और इन केस आपको हमारे पढ़ाने से लेकर कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ के वहाँ पे भी सवाल पूछ सकते हैं। और इन केस आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप हमारा
अगला वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करिए। हम अपना अपडेटेड वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। और हमने मेंस 365 को ऑलरेडी कवर कर लिया है। 3 सब्जेक्ट का पॉलिटी का कवर कर लिया है, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये 3 सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। अगला वीडियो हम सोशल इश्यूज़ या इंटरनेशनल रिलेशन पर लेके आएंगे, जो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम काफ़ी आसानी भाषा में आपको लैंग्वेज में ईजिली अवेलेबल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ईजिली याद हो सकता है कॉन्सेप्ट। तो हमसे जुड़िए, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।